आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। दोस्तों, हमारे आज के मेहमान हैं फिल्म निर्माता और निर्देशक श्री रवि चोपड़ा। रवि जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है और अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से, सुनने वालों की ओर से हम इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। थैंक यू कमल जी। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहता हूं, क्योंकि आप के पिता जो हैं एक बहुत ही नामी और बहुत ही स्थापित फिल्म जगत के वरिष्ठ निर्माता निर्देशक रहे हैं। अमूमन ये होता है कि बेटा जो है या बेटी है उसको अपने पिता से ही, माता पिता से वो संस्कारों में, विरासत में वो सारी चीजें मिलती हैं। तो आपका भी रुझान था, विरासत में चीजें मिली या कुछ और बनना चाहते थे, आप इस फील्ड में नहीं आना चाहते थे? कमल जी, क्या हुआ कि बचपन से ही घर में यही माहौल रहा है। जब से आंख खोली है लिटरली, तब से फिल्मों के माध्यम से कनेक्टेड रहा हूं और कभी और कुछ बनने का सोचा ही नहीं। एक्चुअली मेरी मदर नहीं चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूं, फिल्म बनाऊं, क्योंकि वो समझती है कि फिल्मों में टेंशन बहुत होती है। मगर मुझे और किसी चीज में रुचि नहीं थी। इसकी वजह क्या है कि आप वो जो तमाम नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, शोहरत जुड़ी हुई है, पैसा तो जुड़ा ही हुआ जो है, इसके अलावा कहीं ना कहीं आप एक बहुत ही खास बन जाते हैं। ये माध्यम ही कुछ ऐसा है। तो क्या वो बात भी कहीं ना कहीं जहन में थी कि कुछ ऐसा ही बनना है? एक इसमें मैं हमेशा कहता हूं कि जो जॉब सेटिस्फैक्शन इस लाइन में होती है वो किसी में नहीं होती। एक फीलिंग ऑफ कुछ क्रिएट किया है वो लगता है हर वक्त। मैं हमेशा कहता हूं कि ये शायद एक ही बिजनेस है जिसमें आपको पैसे दिए जाते हैं अपने काम को एंजॉय करने के। तो ये बताइए रवि जी कि पहली बार आपने अपने पापा से कहा कि आप फिल्म में ज्वाइन करना चाहते हैं, या उन्होंने फिर कोई मौका देख के आपसे कहा कि भाई इस बेटे का इंटरेस्ट है, चलो इन्हें बुलवा लेते हैं? तो ये पहला जो प्रस्ताव था किसकी तरफ से आया? वो मेरी तरफ से आया था। एक्चुअली जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं छुट्टियों में वहां चला जाया करता था और सेट पे बैठा करता था। तो घर में समझ आ गया सबको कि कॉलेज खत्म करने के बाद यहीं इसी लाइन में जाऊंगा। तो आप इस लाइन में जब आए, उस पे बाद में आएंगे, लेकिन इसके पहले हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले आपकी पसंद के गीत पे आ जाएं। कौन सा गीत आप हमारे सुनने वालों को, उनको नजर करना चाहते हैं? क्योंकि हम एक सफर की बात कर रहे हैं, क्यों ना हम ये गाना सुने। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। बढ़ना है आगे, अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
दुनिया की तू परवाह न कर, हंसते गाते जहां से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो, ओले ओले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओले ओले हो, अरे इतने इतने हो। मैं आपकी पसंद की दाद देता हूं बहुत ही, और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को भी बहुत पसंद आया होगा। रवि जी, वो पहली फिल्म कौन सी थी जिसके साथ आप जुड़े किसी भी रूप में? मेरी जो पहली पिक्चर जिसमें मैंने एज अप्रेंटिस काम किया था थी हमराज। डैडी बना रहे थे, उसमें राजकुमार जी थे और सुनील दत्त जी थे, और मैं कॉलेज से नया नया निकला था, और जब ज्वाइन किया तो लगा कि कोई एक नई दुनिया में आ गया लिटरली, बिकॉज आज तक जब भी आता था तो एक गेस्ट के तौर पे आता था, मगर जब अभी आ रहा था तो एक चीज जो सिर्फ एक कहानी थी वो कैसे सेलुलॉइड पे आ रही थी, वो देख के बड़ा मजा आया। तो रवि जी, ये चीज मैं जानना चाहूंगा, मामला हालांकि घर का है, लेकिन तो भी कहीं ऐसा था कि उसमें भी आपको कुछ सैलरी जैसी कोई बात थी? उस पिक्चर में मुझे कुछ सैलरी नहीं मिली, बिकॉज वो एज अप्रेंटिस था, तो एज एन अप्रेंटिस सैलरी नहीं मिलती थी, सिर्फ कन्वेंस मिलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए, पहली फिल्म थी हमराज, जिसमें आपने शुरुआत की एक तरह से, और मैं समझता हूँ कि जहां तक फिल्मों की बात है, पिता से बड़ा हमराज आपका कोई दूसरा था नहीं, तो उनसे आपने फिल्म की कौन कौन सी चीजें सीखी? फिल्म की जितनी चीजें मैं जानता हूं, मैं बेसिकली तो डैडी से सीखा हूं। एक थोड़े वक्फे के लिए मैं यश अंकल के साथ भी था, मगर जितना मैंने शायद डैडी से फिल्मों के बारे में सीखा है, मैं शायद ही किसी और से सीखा होगा। फिल्म बेसिकली आपके लिए क्या है? देखिए, बेसिकली क्या है, कहानी। बचपन से आप देखो कि कहानी सुनने का शौक हर आदमी को होता है, हर बच्चे को होता है, तो ये कहानी को सेलुलॉइड पे कहने का तरीका है। ये बेसिकली है तो एंटरटेनमेंट, मगर इस इतना मीडियम इतना स्ट्रांग है कि इस मीडियम में अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ जिस तरह मेरे डैडी ने किया है, उन्होंने हर पिक्चर में कुछ ना कुछ मैसेज दिया है, कुछ ना कुछ समाज के सुधार के लिए कुछ ना कुछ जरूर किया है, तो इसलिए। मगर बेसिकली आप सोचिए कि बचपन से हमको कहानियां सुनने का बहुत शौक है, हर आदमी को, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, कोई भी हो। तो बेसिकली ये कहानी को एक खूबसूरती से आपके लिए विजुअल में लेके आना, वो है फिल्म बनाना। ये पहला ख्याल आपके दिमाग में कब आया कि मैं भी अपनी कोई एक फिल्म जिसमें मेरा दखल हो, सब कुछ मेरा हो, मैं करूं? अगर आप फिल्म बना रहे हैं, अगर आप फिल्म में काम करना चाहते हैं, तो दो ही बेसिक सिचुएशंस हैं। या तो आप एक्टर बने, क्योंकि अगर आप एक्टर हैं तो आप जो किरदार आपके सामने आता है वो उसको आप ऑडियंस तक लेके जाते हैं, और या डायरेक्टर बने। डायरेक्टर को मैं उससे भी महान मानता हूं, बिकॉज वो हर चीज को करता है, वो पूरी की पूरी कहानी को एक जो बिल्कुल कल्पना है, जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, वो उसको रियल बना देता है। एक आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए वो ऑडियंस को वहां पे ले जाता है। तो इसलिए इसमें जो क्रिएटिविटी की जो फीलिंग आती है, वो वैसी फीलिंग मैं इमेजिन नहीं कर सकते आप। तो अब हम चाह रहे हैं कि आप अपनी पसंद का एक गीत और उनको सुनवाइए। हम अभी हमराज की बात कर रहे थे, तो क्यों ना हमराज का ये गाना सुने।
न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, घटा में छुप के सितारे फना नहीं होते, अंधेरी रात के अंधेरी रात के दिल में दिए जला के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, ना जाने कौन सा पल मौत की अमानत हो, हर एक पल की खुशी को गले लगा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। ओ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। वाह, ये सब गीत सुनते सुनते हम लोग सब बड़े हुए हैं और आप भी ऐसे ही है कि संगीत के माहौल में, चाहे वो अपने पिता की फिल्में हों या दूसरे निर्देशक निर्माताओं की फिल्में हों, संगीत, फिल्म संगीत हम लोग के सबके साथ में जुड़ा रहा है और बहुत ही प्यारा गीत है, हमारे सुनने वालों को एक पुरानी यादों के दौर में ले गया होगा। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे आ रहा हूँ वो ये रवि जी के मौलिकता एक बहुत अहम चीज़ है और अपनी पहचान, हर आदमी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है जिसको लेकर वो चाहता है कि वो मेरा नाम किसी से ना जोड़ा, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। तो उस समय जैसे कि आपने बताया कि आपके काम पर और आपकी जिंदगी पर दो लोगों का बड़ा असर हुआ, एक तो आपके पिता श्री बलदेव राज चोपड़ा और दूसरे आपके अंकल यश राज चोपड़ा जिनके साथ में भी आपने काम किया और जाहिर है कि थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है। कहीं आपको ये नहीं लग रहा था कि इससे आपकी मौलिकता प्रभावित होती? कैसे अपना रास्ता फिर कैसे निकाला आपने? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि एक बात तो है, जब आप एक बड़े आदमी के साथ जुड़े हों या एक बड़े आदमी के बेटे हों या बड़े आदमी के नेव्यू हों, तो ये तो डेफिनेटली होता है कि लोग कंपेयर करते हैं और बेसिकली वो कंपैरिजन ठीक नहीं है क्योंकि हर आदमी एक इंडिविजुअल होता है। मगर ये फिल्म लाइन एक ऐसी लाइन है जहां पे जब आप सेट पे हों तो किसी की पहचान इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपकी पहचान इंपॉर्टेंट, आपका थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट। चाहे आप कुछ भी घर से सीख के आए वो भूल जाते हैं, बिकॉज यहां पे आके यू आर द कैप्टन, यू हैव टू टेक डिसीजन एट ऑन द स्पॉट। तो इसलिए अपनी पहचान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इस केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जो आदमी आपके पीछे हैं वो जायंट्स हैं, तो इसलिए वो डिफिकल्ट हो जाता है। मगर उसके लिए आई थिंक मुझ पे चैलेंज बहुत ज्यादा था एंड आई होप आई एम एबल टू फेस द चैलेंज। और कहते हैं कि जिंदगी में चुनौतियां स्वीकार करनी चाहिए क्योंकि चुनौतियों से आप बहुत कुछ सीखते हैं और आपके भीतर जो कुछ भी है, आपकी क्षमता की, आपकी टैलेंट की, वहीं पर परीक्षा होती है और अगर आपने वो इम्तिहान पास कर लिया तो बहुत बड़ी कामयाबी है। फिल्म की जब हम बात करते हैं तो
हर एक निर्देशक का अपना एक स्टाइल होता है, उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज हमें उसके कैमरा वर्क से नजर आती है, वो कैसे कैमरे की आंख से चीजों को देखता है, और ये पूरा काम अलग नजर आता है कि ये साहब इनका काम है, ये साहब इनका काम है। और वो चाहे म्यूजिक का मामला हो, कहानी का भी, कुल मिला के वो लगती है कहीं ना कहीं कि ये इस व्यक्ति की फिल्म है। आपने अपनी ये जो लैंग्वेज है फिल्म की, जो आपको लगा कि मेरी बननी शुरू हुई है। जब मैं बर्निंग ट्रेन बना रहा था, मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं अब ऐसी पिक्चर बना रहा हूं जो मेरी पिक्चर है, क्योंकि उसका आइडिया मेरा था। मैं बहुत प्रभावित हुआ था एक पिक्चर से जिसका नाम था टावरिंग इन्फर्नो। तो मैंने कहा कि वैसी पिक्चर बनानी चाहिए, और शायद सबसे खूबसूरत दिन मेरी जिंदगी का तब तक था जब हम लोग वो पिक्चर 20th सेंचुरी फॉक्स में अमेरिका में हमने पूरे उनके टेक्नीशियंस और एग्जीक्यूटिव्स को दिखाई थी, और वो 750 आदमी थे थिएटर में, और वो सब उठ के खड़े होके उन्होंने ताली बजाई। मुझे 3 बार कर्टन कॉल देना पड़ा। तो लगा कि ये मेरी लैंग्वेज, जो मेरी फिल्म लैंग्वेज जो मैंने दिखाई है इन बर्निंग ट्रेन, लोगों को पसंद आई। यहाँ पे भी बॉम्बे में जब पिक्चर रिलीज हुई तो लोगों को अच्छी लगी, उतनी अच्छी नहीं लगी जितना मैं चाहता था। शायद वो पिक्चर अपने टाइम से पहले बन गई। तो क्यों नहीं इसी पिक्चर का एक गाना सुने। पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको, पर तुमने देर लगाई, रुक रुक के बात बढ़ाई। वैसे तो हमने मिलते ही तुमसे अपना लिया था तुमको, पर जाने की बात छुपाई, ना कह के नजर बढ़ाई। देखा तुम्हें तो हमने सबसे नजर उठा ली, खोने की चीज खो दी, पाने की चीज पानी। ओ सीधे न सही घूम के सही मिल तो गए हैं। पहली नजर में हमने तो अपना दिल दे दिया था तुमको, पर तुमने देर लगाई, रुक रुक के बात बढ़ाई। वाह, बहुत खूब। ये जो फिल्म थी बर्निंग ट्रेन, इसमें जो चुनौतियां आई इसके बारे में तो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मैंने भी वो फिल्म देखी है, बड़ा प्रभावित हुआ था। खास उससे एक पूरी फिल्म के दौरान एक रोमांच सा बना रहता है। क्या था कि बर्निंग ट्रेन एक आग के बारे में पिक्चर थी, जहां आग विलन थी। तो आग को कंट्रोल में यूज करना वो हम जानते नहीं थे, तो इसलिए मैंने उन टेक्नीशियंस को बुलाया था यहाँ पे जिन्होंने टावरिंग इन्फर्नो में काम किया था। उसके अलावा बेसिकली उसमें बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या था कि हम नॉर्मली क्या होता है कि ये जो उस स्टाइल की पिक्चरें हैं उसमें नॉर्मल क्लाइमैक्स आपका होता है 10, 15, 20 मिनट का, वो पूरे एक क्लाइमैक्स को पिक्चर बनाते हैं। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा, तो इसलिए हमने उस पे काम किया। और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि उसमें रेलवेज ने हमारी बहुत मदद की, और इतना कि उन्होंने हमारे हवाले एक राजधानी ट्रेन कर दी जिसपे हम एक्चुअल आग के शॉट्स लेते थे। और जब उसमें बनाने में, क्योंकि नई चीज थी, तो नई चीज बनाने में हर आदमी इतना से जुट के काम किया कि बनाने में बहुत मजा आया इस पिक्चर का। जैसे फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इट्स अ टीम वर्क, तो आप कि ये जो पूरी जो प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस जो है फिल्म का, कैसे शुरू होता है, और इसमें आप वो जो टीम वर्क होता है, जो एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उसमें आप खुद कितना इंटरेस्ट लेते हैं और कितनी मेहनत करते हैं स्क्रीन प्ले पे या दूसरे हिस्सों पे? जी, बेसिकली पूरी चीज जब शुरू होती है, जब आप एक कहानी सिलेक्ट करते हैं, तो नेचुरली कहानी सिलेक्शन या प्रोड्यूसर करेगा या डायरेक्टर करेगा, तो उसी बिगिनिंग से ही एक डायरेक्टर प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। और हम लोग पूरी टीम बनाते हैं। जैसे हमारी स्क्रीन प्ले की पूरी टीम है, हमारी राइटर्स की टीम है, बट 2-3 राइटर होते हैं, डायलॉग राइटर। हम एक टीम बना के उसमें वी मेक द स्क्रिप्ट। एक बार स्क्रिप्ट रेडी होता है तो पता लगता है कि किस टाइप की बाकी टीम आपको चाहिए, आर्टिस्ट कैसे चाहिए, बिकॉज हर कैरेक्टर का एक ये है कि आपको एक आदमी चाहिए जो बहुत स्ट्रांग है, अक्षय कुमार जैसे कैरेक्टर को लेंगे, सो दैट बिकॉज हर चीज के आपको उसके
हिसाब से बंद करना पड़ता है, वो स्टोरी के हिसाब से। म्यूजिक है, आपको लगता है कि आपको स्लाइटली वेस्टर्नाइज म्यूजिक चाहिए तो आप डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर लेंगे, आप स्लाइटली इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, तो सारी टीम उससे बनती है, बेस स्टोरी होती है। एटलीस्ट हमारी कैंप में हम स्टोरी के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो सबसे पहले आपको स्टोरी ढूंढनी पड़ती है और स्टोरी के हिसाब से हर चीज बनती है। लेकिन जो स्टोरी आप ढूंढते हैं उसमें सबसे पहले कौन सी चीज तलाशते हैं? एंटरटेनमेंट वैल्यू, या फिर उसमें ये कि ये रुपए के हिसाब से कितने कामयाब होगी, बिजनेस के हिसाब? देखिए, रुपए के हिसाब से तो किसी को कुछ पता नहीं, ये सिर्फ आपको पता है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो चलेगा, और अगर अच्छा चलेगा तो पैसा देगा। तो हम सबसे पहले एक अच्छा प्रोडक्ट ढूंढते हैं, हम अच्छी कहानी ढूंढते हैं जो सुनने में अच्छी लगती है, और जो कुछ एंड में कुछ कह जाए, वो हम चाहते हैं। नॉर्मल लोग नहीं करते, पर बिहार फिल्म में हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ कह जाए, सो दैट इतना पावरफुल मीडियम हमारे हाथ में वो व्यर्थ नहीं जाए। तो कुछ कह जाए संगीत के माध्यम से? चलिए कुछ अच्छी चीज ही कहते हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयां हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। बेहतर ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक
खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। वर्ल्ड सिनेमा के अगर संदर्भ में हम बात करें तो भारतीय फिल्मों की क्या खासियत है, कहाँ फर्क है और किस रूप में आप उसका मूल्यांकन करते हैं? देखिए, हर फिल्म इज एज गुड और एज बैड एज द पीपल हु वॉच इट। जो ऑडियंस मांगती है अल्टीमेटली आपको वही मिलता है। वर्ल्ड सिनेमा के हिसाब से देखिए, कुछ दो टाइप के सिनेमा होते हैं। एक होते हैं जो जिसे हम आर्ट सिनेमा कहते हैं, उसमें हम लोगों ने ऐसे ऐसे फिल्म मेकर आए हैं जैसे सत्यजीत रे, जिन्होंने अपना नाम ऑल ओवर द वर्ल्ड बनाया है। जो हमारी दूसरी फिल्म है जो जिसे हम कमर्शियल फिल्म कहते हैं, वो बाहर कहीं अपना नाम बना नहीं सकती, बिकॉज ये इसमें कोई ऐसी चीजें हैं जो बाहर के लोगों को पसंद नहीं। जैसे गाने, वो शायद 3-3.5 घंटे की पिक्चर नहीं देखेंगे और 10 गानों के साथ पिक्चर नहीं देखेंगे, बिकॉज उनका वो उनकी रुचि नहीं है उसमें। उनकी रुचि है कि एक अच्छी स्टोरी सुनाइए और उसका 90 मिनट या 110 मिनट में आप पिक्चर खत्म कर दीजिए और आगे बढ़िए। हमारी ऑडियंस कुछ और चाहती है, हमारी ऑडियंस इमोशन चाहती है, हमारी ऑडियंस डांस चाहती है, हमारी ऑडियंस गाना चाहती है। तो नेचुरली पिक्चर उस टाइप की होंगी। तो इसलिए हमारी पिक्चरें वहीं चलती हैं जहां पे हिंदुस्तानी ऑडियंस हो या हिंदुस्तानी ऑडियंस के टाइप की ऑडियंस हो। कभी आपको लगता नहीं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आमतौर पर जिंदगी में नहीं होती और बड़ी नाटकीय ढंग से वो फिल्मों में आती हैं, फिर भी लोग स्वीकारते हैं? बतौर, अगर मैं सिर्फ आपकी राय जानूं एक फिल्म निर्देशक के रूप में, निर्माता के रूप में, कभी कभी आपको नहीं लगता कि हम कुछ बड़ा नाटकी कर रहे हैं, ये जो होता नहीं है उसके बावजूद हम ये कर रहे हैं? थोड़ा सा तो फिल्म में आपको एक चीज को इनहेंस तो करना पड़ता है। जो जिंदगी में होता है कि जिंदगी में एक आदमी को पता लगा कि भाई उसके फादर की डेथ हो गई फॉर इंस्टेंस, तो वो टूट जाता है, मगर उसका शायद एक कोने में जाके बैठ जाएगा तो टूटा तो है, मगर वो जिस तरह से आप ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं, कभी कभी आपको उसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है और थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मगर जैसे कभी कभी होता है कि चीज को बिल्कुल ही नाटकी कर देते हैं, वो उससे मैं एग्री नहीं करता, बिकॉज फिल्म इज अ मिरर ऑफ लाइफ। तो अगर आप लाइफ में मिरर रख रहे हैं तो वैसे दिखाइए जैसे लाइफ होती है, मगर ये इतना भी इनहांस मत कीजिए कि रियलिटी पीछे रह जाए। तो फिर से संगीत चूंकि जीवन की एक रियलिटी है और संगीत ऐसा कि चोली दामन का साथ है जिंदगी के साथ में, तो फिर से संगीत पे ही आते हैं। तो ये गाना सुनिए। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए। पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, ओ पलट के सूए चमन देखने से क्या होगा, वो शाख ही न रही जो थी आशियां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए।
परस्त जहां में वफा तलाश न कर, ओ गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर। ये शय बनी थी किसी दूसरे जहां के लिए, तेरा वजूद है, तेरा वजूद है अब सिर्फ दास्तां के लिए, न तू ज़मीं। हमराज के बाद जो एक यात्रा शुरू हो गई आपकी, उसने फिर रफ्तार पकड़ी होगी, उसमें कौन कौन सी फिल्में आए, क्या क्या चेंजेस आए आपने, और फिर आपको कब लगा कि मैं अब जाके अपनी एक फिल्म जो है खुद की पूरी इंडिपेंडेंटली मैं बना सकता हूँ? हमराज के बाद मैंने यश अंकल के साथ काम किया आदमी और इंसान में और इत्तेफाक में, और ये दो पिक्चर खत्म करने के बाद डैडी के साथ काम किया मैंने दास्तान में और धुंध के बाद मुझे लगा, क्योंकि धुंध में मैंने थोड़ा बहुत एज एसोसिएट डायरेक्टर काम भी किया, तो मुझे लगा कि मैं अभी अपनी पिक्चर शुरू कर सकता हूं, तो मैंने अपनी पहली पिक्चर शुरू की जिसका नाम था ज़मीर। और ज़मीर बहुत कामयाब फिल्म रही जिसमें अमिताभ बच्चन साहब, तो अमिताभ बच्चन खासतौर से उन दिनों जब वो अपनी एकदम ऊंचाई पर थे, काफी सफल हो चुके थे, एक इतने बड़े स्टार के साथ में पहली फिल्म करना। एक्चुअली मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं, जब मैंने उनको साइन किया था तब वो उतने बड़े एक्टर नहीं बने थे, बड़े स्टार नहीं बने थे जितने बाद में बने, और उसके बाद जंजीर आई और जंजीर हिट हो गई, तो हर आदमी कहे भाई ये तो तूने तो बहुत ही समझदारी की बात की, ये तो बहुत ही फैंटास्टिक आर्टिस्ट है, और नाम भी क्या रखा है जंजीर ज़मीर, आपकी पिक्चर तो डेफिनेटली हिट है। उस आदमी के बारे में कहूंगा कि वो जितना सक्सेस उसकी जिंदगी में आया है वो डिजर्व करता है। एक तो वो बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही अच्छा आदमी है, और उससे सबसे अच्छी बात उस आदमी की है कि वो एक बहुत ही डिसिप्लिन स्टार है। जब वो हम लोग पिक्चर कंप्लीशन पे आ रहे थे तब तक शोले आ चुकी थी और दीवार भी आ चुकी थी, और वो बहुत बड़े स्टार बन गए थे, और मैं डबिंग के लिए जाता था। वो एक ही ऐसा आर्टिस्ट है जो 7 बजे कहता था और 7 बजे सुबह पहुंचता था। रवि जी, चूंकि ज़मीर आपकी पहली फिल्म थी और सफल फिल्मों में से थी, तो क्यों ना अब यहाँ पर पहली सफलता को गाने के जरिए सेलिब्रेट करें? भाई रेडियो पर तो हम संगीत के माध्यम से ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। भाई मेरा उस पिक्चर में एक पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है, तुम भी चलो, तो चले वो सुने। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे कहे दास्तां। प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले। चलती रहे जिंदगी। रोहित जी, कभी आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं, क्योंकि वो लोग जिन्हें लोग देखना क्या छू करके देखना चाहते हैं, आप ऐसे लोगों के बीच में मूव करते रहे बचपन से ही। जिन कलाकारों के आपने नाम गिनाए, जिन एक्टर एक्ट्रेसेस के नाम गिनाए, और फिर आपके पिता तो खुद एक बहुत स्थापित, और एक ऐसे माहौल में जहां पर सिर्फ सब नाम वाले लोग हों और उनके बीच में आपकी उम्र गुजरे और आप बड़े हो जाएं, कैसा लगता है कभी कभी ये सोच के? बहुत किस्मत वाला हूं मैं, और शायद मैं एक बड़े करेक्ट टाइम पे इस इंडस्ट्री में लाया है, बिकॉज मैंने वो पुराना टैलेंट भी देखा है, नया टैलेंट भी देखा है। मैं कहता हूं कि मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन में हूं, क्योंकि मैंने बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स देखे लिटरली। और इसमें एक एडवांटेज होता है कि आपको पता है उसमें क्या अच्छा था और इसमें क्या अच्छा है, और आप थोड़ा सा इसमें से ले सकते हैं, थोड़ा सा उसमें से ले सकते हैं। शायद मैं अगर पुरानी पीढ़ी में होता तो मैं नई पीढ़ी से बिल्कुल कनेक्टेड ही नहीं रहता, और अगर नई पीढ़ी में होता तो पुरानी पीढ़ी का मुझे कुछ पता। यू सी, ये जो पुरानी पीढ़ी में एक सेंस ऑफ डेडिकेशन थी, जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन थी, वो आज की पीढ़ी में शायद नहीं है। मगर आज की पीढ़ी में जो सेंस ऑफ एडवेंचर है, वो शायद पहली पीढ़ी में नहीं था। तो उसमें क्या होता है, हमें एज अ मैन इन द मिडल, मुझे लगता है कि मैं दोनों से ड्रॉ कर सकता हूं और उसमें से शायद एक बेटर पिक्चर बना सकता हूं। कुछ जरा आपने बताइए कि पढ़ाई वढ़ाई कहाँ हुई और आपकी, और आपने क्या किया? मैं बेसिकली एमए इन इंग्लिश लिटरेचर हूं, मगर मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। शायद इसीलिए कि मुझे कहानी सुनने और सुनाने और का शौक है, तो इसीलिए शायद मैं फिल्मों में हूं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लिटरेचर में जाइए तो आपको जो डेप्थ मिलती है, जो आपको डेप्थ ऑफ कैरेक्टर्स मिलते हैं, चाहे आप आज का लिटरेचर देखें या परसों का लिटरेचर या कल का लिटरेचर देखें, लिटरेचर में एक कैरेक्टर शेप लेते हैं, लोग शेप लेते हैं, एक जनरेशन शेप लेती है। और आई थिंक हर आदमी को लिटरेचर को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे रीडिंग मेरे हिसाब से इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ लाइफ। वैसे कहा तो जाता है कि किताबें, अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, लेकिन आप तो इतने मसरूफ रहते हैं और इतना ज्यादा काम है, तो पढ़ने का वक्त कब आपको मिलता है? हर रोज रात को मैं जब तक पढ़ता नहीं तो सो नहीं सकता, और एक फिल्म मेकर के लिए मुझे लगता है पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और कौन कौन सी फिल्में आपने बनाई बाद में, जमीर के बाद में? जमीर के बाद मैंने बर्निंग ट्रेन बनाई, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। उसके बाद मैंने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था मजदूर, जिसमें दिलीप साहब के साथ मैंने काम किया था। उसके बाद मैंने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम था आज की आवाज। फिर उसके बाद मैंने एक पिक्चर बनाई दहलीज, और फिर उसके बाद कल की आवाज। मजदूर की हम बात करें तो मजदूर बीआर की खासतौर से, जिस तरह की फिल्में आती नहीं खासतौर से बड़ी सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर के बीआर बैनर मशहूर है कि इस तरह की फिल्में ही जानी जाती रही, लेकिन बाकी फिल्में आपकी थोड़ी सी अलग हट जाती हैं, ऐसी क्या वजह है? बेसिकली हमने सोशल थीम पे हमेशा काम किया है, मगर क्या होता है ताकि हर कहानी में एक सोशल थीम फिट हो सके, नहीं हो सके। कभी कभी होते कहानी बहुत अच्छी लगती तो आप कहानी बनाने के डिसाइड करते हैं, मगर उसमें सोशल थीम शायद फिट नहीं हो। मगर अगर आप देखें हमारी हर पिक्चर में हमने कुछ ना कुछ सोशल थीम लिया है। जैसे आप आज की आवाज में हमने लॉलेसनेस लिया, कल की आवाज में हमने वो प्रॉब्लम लिया था ऑफ किडनैपिंग। आप मजदूर में लीजिए तो हमने एक मजदूर का प्रॉब्लम उठाया था। तो कोई ना कोई हो सके तो कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम हम उठाते जरूर हैं। हो सकता है कभी हम सक्सेसफुल हों, हो सकता है कभी हम सक्सेसफुल नहीं हों, ये तो नहीं, मगर द एफर्ट हमेशा ये है कि हम एक सुलझी हुई एक सेंसिबल पिक्चर ऑडियंस को दें। जहां तक आपने मजदूर की बात की, तो चाहे संगीत की बात जहां तक है, तो चाहे मजदूर हो, चाहे और कोई अफसर हो, चाहे वो अमीर गरीब, कोई भी, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संगीत ऐसा है कि सबको अच्छा लगता है। और हम चाह रहे हैं कि आप फिल्म मजदूर का ही कोई गीत सुनवा दीजिए। तो फिर ये गाना सुनिए। इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से
अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों ने मेहनत का सूरज छुपा लिया। दौलत की अंधेरी रातों से हम अपना सवेरा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनत कश इस दुनिया से। पिता के साथ आपने बहुत लंबे समय तक सहायक के रूप में भी काम किया, लेकिन बाद में रवि साहब आप धारावाहिक के निर्देशन से जुड़ गए, है ना? ये अचानक फिल्म से इस तरफ कैसे जम कर दी? वो क्या हुआ कि एक वीडियो का दौर आया जिसमें हम जैसे हर आदमी अपनी जो पिक्चर बनाता है एक ऑडियंस को देखता है, अपनी ऑडियंस को देखता है। एक लोअर ऑडियंस होती है, एक अपर ऑडियंस होती है। हम लोग बेसिकली क्लोज टू द मिडिल बनाते थे कि मिडिल ऑडियंस के थे कि जो थोड़ा बहुत नीचे वालों के लिए भी, थोड़ा बहुत ऊपर वालों के लिए भी। और वो जो ऊपर वाली ऑडियंस थी हमारी, वो तो घर बैठ गई। तो एक पॉइंट आया, लगा कि जो किस्म की पिक्चर हम बनाते हैं उसकी ऑडियंस है ही नहीं। वो पिक्चर वीडियो पे सिल्वर जुबली कर रही मगर थिएटर में नहीं चल रही। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़े दिनों के लिए हमें ये फिल्म मेकिंग थोड़ा सा बंद करना चाहिए और हमको एक जो दूसरा सेगमेंट है फिल्म मेकिंग का, जो जिसे मैं सेगमेंट फिल्म मेकिंग का सेगमेंट मानता हूं, वो है टेलीविजन, उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए अपनी कंपनी के लिए। और इसीलिए हमने धारावाहिक बनाने शुरू किए। बेसिकली अगर आप देखें, दोनों मीडियम सेलुलॉइड के मीडियम है, चाहे आप फिल्म पे लेके आए या वीडियो पे लेके आए, मगर दोनों में कहानी सुनाते हैं। मगर एक में आप कहानी सुनाते हैं आधे घंटे में, दूसरी में कहानी सुनाते हैं आप 2.5 घंटे में। जो 2.5 घंटे की कहानी है तो नेचुरली उसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। उसका ग्राफ में उतार चढ़ाव चाहिए और एंड में चढ़ाव आते हैं जो क्लाइमैक्स होता है। मगर जो 30 मिनट का ग्राफ है उसका सिर्फ एक ही ग्राफ है सीधा, तो वो इजियर हो जाता है। मगर बेसिकली है तो एंटरटेनमेंट, या आप आउटडोर एंटरटेनमेंट समझिए या होम एंटरटेनमेंट समझिए। टीवी इज अ होम एंटरटेनमेंट और फिल्म इज आउटडोर एंटरटेनमेंट। तो मैं अपनी कंपनी में ये सोचता हूं कि हम लोग फिल्म मेकर्स हैं, हम लोग एंटरटेनर्स हैं। तो हम चाहते हैं कि हर मीडियम हो, चाहे टीवी हो, चाहे वीडियो हो, चाहे कुछ हो, हम उस मीडियम में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं। और आपने एंटरटेनमेंट की बात की तो साहब रेडियो भी जुड़ा हुआ है और आपका प्रोग्राम रेडियो पर ही चल रहा है, रेडियो पे लोग सुन रहे हैं। लेकिन इस वक्त सुनना चाहते हैं वो आपकी पसंद का गीत, तो ये सुनिए हजूर। एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, जाने अब उनसे मुलाकात कभी हो कि न हो। एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे। जिस हसी राह पे हम साथ चले थे कुछ दिन, जिस हसी राह पे हम साथ चले थे कुछ दिन, जाने उस राह पे अब साथ कभी हो कि न हो।
जिस हसी राह पे हम साथ चले थे कुछ दिन, कुछ बताया ही नहीं हाथ छुड़ाने का सबब, कुछ बताया ही नहीं हाथ छुड़ाने का सबब, फिर न आने का सबब, रूठ के जाने का सबब, पूछते उनसे मगर बात कभी हो कि न हो, एक अधूरी सी मुलाकात हुई थी जिनसे, को ना समझा कोई, मेरी खामोश मोहब्बत को ना समझा कोई, दिल यूं ही छोड़ गया आग में जलता कोई, दिल पे अब प्यार की बरसात कभी हो कि न हो, जिस हसी राह पे हम साथ चले थे कुछ दिन। अब ज़मीर के बाद मैंने जिसका नाम है कभी तो मिलेंगे नहीं, उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि लाइफ में द वुमन हैज अ राइट टू से नो, इट इज हर प्रेरोगेटिव। और मुझे लगता है कि ये विषय हैं सब बहुत ही अलग हट करके हैं और बहुत ज्यादा सामाजिक है और आज की जो ज्वलन समस्याएं हैं उन पर केंद्रित है। रवि साहब, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत और मशक्कत से बना, कुछ कहते हैं कि साहब किस्मत थी, कुछ कहते हैं कि ऊपर वाले की दुआ से ये सब हुआ, और कुछ कहते हैं कि आप सबकी दुआओं से हुआ। तो आप जो अपनी सफलता या असफलता जो भी चीजें जिंदगी में आती हैं, क्योंकि दोनों ही उसका हिस्सा हैं, उसके पीछे आप किसे मानते हैं? मैं बेसिकली, जैसे आपने BR फिल्म्स का लोगो देखा होगा, हमारा जब लोगो आता है तो एक कर्म का श्लोक आता है, कर्म निवाधिका का रास्ते। मैं कर्म में बिलीव करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि आदमी को अपना कर्म करना चाहिए। फल तो आपके हाथ में नहीं है, फल उसके हाथ में है। उसको अपना कर्म करने दीजिए, हम अपना कर्म करें। वाह, बहुत खूब। और अब जरा फिल्मों से हट करके जरा एक अलग दुनिया में चलते हैं। वो ये कि लोग आपकी फिल्में देख करके अपना मनोरंजन करते हैं, लेकिन साहब कभी कभी ये ख्याल आता है कि फिल्म वाले अपना मनोरंजन कैसे करते हैं? मैं दूसरों की फिल्म देख के मनोरंजन करता हूं अपना। लेकिन और आपके दूसरे शौक क्या क्या हैं? मैं बेसिकली रीडिंग, मैं पढ़ता बहुत हूँ, मैं पिक्चरें बहुत देखता हूँ, और मैं खेलने में बहुत रुचि है मुझे, तो स्पोर्ट्स बहुत, बैडमिंटन खेलता हूँ, स्विमिंग करता हूँ। रवि साहब, कभी ऐसा हुआ है कि फिल्म आपकी चल रही है और चुपके से आप भी चले गए और वहीं पर ऑडियंस के बीच में वैसे ही जाकर के बिना बताए किसी को बैठ के और निहार रहे हैं और उनके रिएक्शंस जो हैं, आसपास जो बातचीत चल रही है उसको सुन रहे हैं? कभी ऐसा मौका हुआ? एक्चुअली ये बड़ी फनी बात है, मैं कोई अपनी पिक्चर किसी ऑडियंस के साथ नहीं देख सकता। मैं जब भी जाता हूँ ऑडियंस में पिक्चर देखने के लिए, जब ये भी पता है कि पिक्चर हिट हो गई, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे लगता है एंजॉय नहीं कर रहे, मजाक कर रहे हैं, तो एक अजीब सी, और जब देखता हूं तो लगता है कि जो मैंने किया अच्छा नहीं किया, इससे बेटर करना चाहिए था मुझे। तो ये विरासत शायद डैडी से मिली, क्योंकि डैडी ने आज तक अपनी कोई पिक्चर ऑडियंस के साथ नहीं देखी। तो ये एक बार मुझे याद है कि हम लोग आज की आवाज के टाइम पे, राज बब्बर था दिल्ली में, उसने कहा कि चलो पिक्चर तो अभी हिट हो गई, चलो ऑडियंस के साथ देखते हैं। मैं 15 मिनट नहीं बैठ सका, मुझे लगा कि यार ये पिक्चर लोगों को अच्छी कैसे लग रही है,
और ये तो इसमें तो बहुत गड़बड़ है, और मैं भागा। मैं नर्वस हो जाता हूँ ऑडियंस के सामने, तो इसलिए कभी ये इत्तेफाक हुआ ही नहीं कि ऑडियंस के साथ बैठ के अपनी पिक्चर देख सकूं। लेकिन और जो दूसरे अच्छे निर्देशक हैं जितनी की फिल्में तो देखते होंगे, आपके पसंदीदा बाहर के और हिंदुस्तान के कौन से निर्देशक हैं, एक्टर हैं? बेसिकली बाहर के तो सबसे डायरेक्टर मुझे बहुत पसंद था जिनका नाम है डेविड लीन। और हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स थे, जैसे महबूब साहब थे, जैसे बिमल रॉय थे, गुरुदत्त थे, डैडी, तो राज कपूर, हम भी किसी से कम नहीं। ये बात तो सही है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा संगीत किसी से कम नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। और अब आप अपनी फिल्म का, डैडी की फिल्म का या किसी और निर्देशक की फिल्म का संगीत सुनवा रहे हैं। एक राज कपूर साहब की फिल्म का एक गाना सुने। दम भर जो उधर मुंह फेरे, दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो उधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दिल करता है प्यार के सजदे, दिल करता है प्यार के सजदे, और मैं भी उनके साथ। चांद को चंदा रोज ही देखे, मेरी पहली रात हो, मेरी पहली रात। बादल में अब छुप जा रे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। मैं चोर हूँ, काम है चोरी, मैं चोर हूँ, काम है चोरी। दुनिया में हूँ बदनाम, दिल को चुराता आया हूँ मैं, यही मेरा काम हो, यही मेरा काम। आना तू गवाही देने, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दिल को चुरा के खो मत जाना, दिल को चुरा के खो मत जाना, राह न जाना भूल, इन कदमों से कुचल न देना, मेरे दिल का फूल हो, मेरे दिल का फूल। ये बात उन्हें समझा दे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। दम भर जो इधर मुंह फेरे, ओ चंदा मैं उनसे प्यार कर लूंगा, नजरें तो चार कर लूंगा। दम भर जो
उधर मुंह फेरे। रवि साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। मैं अपनी ओर से, विविध भारती की ओर से और अपने सुनने वालों की ओर से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच कमल जी। मैं आपको और अपने सुनने वालों को बहुत बहुत प्यार और नमस्कार भेजता हूँ। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक रवि चोपड़ा से ली गई भेंट वार्ता। इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग विनय तडवलकर का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान।